हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे एंड पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप सभी लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों को क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है मोशन। उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा हम लोगों ने प्रूफ पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ भी पढ़ा था। आई होप कि ग्राफ वाला जो मेरा लेक्चर था आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोगों ने जो कमेंट किया था काफ़ी पॉजिटिव कमेंट था, काफ़ी मोटिवेशन भी फील हो रहा है। तो आगे भी वीडियो इस तरीके से आते रहेंगे आपके समक्ष। तो आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, कैसे यूनिफॉर्म होगा, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। थोड़ा सा वो पूरी तरीके से हटके है वो लीनियर। अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है वो अलग टाइप का होता है, सर्कल में मोशन हो रहा है वो पूरा अलग टाइप का होता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और कलम अपने पास रखिएगा और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, और जो भी हम बोर्ड पे लिखेंगे आप वीडियो को पॉज करके आप उसे अपनी कॉपी पे नोट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहला है हमारा सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन जब टॉपिक ही बोल रहे हैं तो टॉपिक से ही समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस पाथ में होगा, सर्कुलर पाथ में होगा। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये सिंपल सा डिफिनीशन है, ठीक है। क्या कहता है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सिंपल सा डिफिनेशन है। जैसे मान के चलिए कि ये जो है ये कोई सर्कुलर एक पाथ है। जैसे यदि सुबह के समय में आप जो है टहलने जाते होइएगा ग्राउंड में, देखते होइएगा इसी तरीके का सर्कुलर पाथ होता है, सर्कुलर पूरा रास्ता बना होता है फील्ड में। तो इसके अलावा अगर मोशन कर रहे हैं सर्कुलर मोशन बोला जाता है। अब देखिए सर्कुलर मोशन जब ये होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखने वाली बातें। सर्कुलर मोशन में जो टाइप्स है इसको भी थोड़ा ध्यान में समझेंगे। पहला टाइप है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्लियर है। एंड दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसको समझना बेहद जरूरी है। सिर्फ सर्कल में मोशन कर रहे हैं सर्कुलर मोशन बोलेंगे, लेकिन इसका जो टाइप है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये समझना बेहद ही जरूरी है। अब समझिएगा यहाँ पे क्या कहता है कि यदि ऑब्जेक्ट, मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से स्टार्ट किया चलना ए पे, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, ए से चलना स्टार्ट किया। हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में ये मैंने डिटेल से बता रखा है यहाँ पे कि कैसे डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, किस तरीके से वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ये। अब यहाँ पर देखिएगा, मान के चलिए ये सर्कल में ये मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कल में मोशन कर रहा है। तो यदि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्स इन इक्वल टाइम इंटरवल, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टाइम इंटरवल, यदि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ऐसे मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यदि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में तो इसको बोला जाता है स्पीड। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं स्पीड, वेलोसिटी नहीं बोलते हैं। अब समझते हैं डिटेल्स में ये वेलोसिटी का क्या चक्कर है, स्पीड का क्या चक्कर है, डायरेक्शन का क्या चक्कर है, यूनिफॉर्म कैसे होगा फिर यहाँ पे। अब समझिएगा यहाँ पे डिटेल्स में। अब देखिए यहाँ पे यदि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर जा रहा है, देखिएगा जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है, मोशन कर रहा है, कैसे मान के चलिए कि एंटी क्लॉकवाइज में ये मोशन कर रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस अब जिस पोजीशन पे वो रहेगा उस पोजीशन पे उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो ध्यान रखिएगा उस डायरेक्शन पे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा।
अब मैथ में पढ़े होइएगा, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है हमेशा। जैसे अगर ये रेडियस अगर खींच दिए तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, तो इससे 90 डिग्री के डिस्टेंस पे और इस पॉइंट से जो लाइन खींचेंगे उसी को क्या बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है। मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जिस पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पे टेंजेंट जो खींचेंगे तो उस पॉइंट से रेडियस को मिलाएंगे, उस पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे और सेंटर से मिलाने के बाद जो लाइन आएगा इस पर 90 डिग्री बनाते हुए जो लाइन खींचेंगे ना, वही लाइन हमारा क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट के लंब होगा। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट के लंब होगा। जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा इस जगह पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट के लंब होगा। जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट के लंब होगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट सर्कल के जिस पोजीशन पे वो है वहाँ पे जो टेंजेंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा या फिर उसका आगे बढ़ने का डायरेक्शन होगा। ये तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि हर पॉइंट पे यहाँ पे हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हर जगह पे चेंज हो रहा है, क्लियर है ये। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्पीड का और वेलोसिटी का बात करेंगे तो स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है कि सिर्फ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में तो स्पीड कांस्टेंट होगा। लेकिन वेलोसिटी के लिए क्या कंडीशन है, स्पीड भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन देखिएगा क्या सर्कुलर पाथ में अगर कोई मोशन कर रहा है तो क्या उसमें डायरेक्शन कांस्टेंट हो सकता है क्या, तो डायरेक्शन कांस्टेंट कभी भी नहीं हो सकता है। कारण कि हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंट के लंब होगा। तो जब टेंजेंट के लंब डायरेक्शन होगा तो कभी उसका डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, हमेशा बदलेगा। तो हम लोग कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ उसका कांस्टेंट स्पीड को कांस्टेंट कर सकते हैं, कभी भी डायरेक्शन को कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन हमेशा जो है एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बात समझ में आया। सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। ये बात आप एकदम ध्यान में रखिएगा। इसका कारण क्या है, कारण है कि एक्सेलरेटेड हो, कारण क्या है कि एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा तभी बोलेंगे ना ये। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टाइम इंटरवल होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगा, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या करेगा, वेरी करेगा। और जब वेलोसिटी वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन का डिफिनीशन ही होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जब वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा, वो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। वो जब एक्सेलरेशन चेंज होगा तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म तो सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। सिर्फ अंतर क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब होगा तो उस कंडीशन पे स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसमें क्या होगा डिफरेंस, कि सिर्फ इसमें स्पीड क्या होगा, नॉट कांस्टेंट होगा। समझ में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड तो कांस्टेंट नहीं होगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं होगा। इस कंडीशन पे क्या होगा, दोनों को दोनों कांस्टेंट नहीं होगा, ना ही वो स्पीड कांस्टेंट होगा और ना ही डायरेक्शन कांस्टेंट होगा। लेकिन इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पे स्पीड कांस्टेंट होगा लेकिन डायरेक्शन जो है नॉट कांस्टेंट होगा। अब ये बात समझ में आ गया होगा ना। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होता है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं होगा और साथ में डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। ये तो बेसिक चीज है हमारा, जैसे कि यहाँ पे 10 मिनट ट्रेवल किया 1 मिनट में, फिर 20 मिनट ट्रेवल करेगा 1 मिनट में, फिर क्या होगा 25 मिनट ट्रेवल कर रहा है 1 मिनट में। तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहे अगर तो आप लिख सकते हैं क्या कि अनइक्वल distances traveled in equal time interval। तो समझ में आ गया ना। तो आई होप ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब समझते हैं हम लोग। अब चलिए देखिए, अगर मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अर्थ के
चारों ओर मून मूव करता है, सन के चारों तरफ अर्थ मूव करता है। अब जब ये अर्थ मूव करता है तो वहाँ पे फिर कैसे एक्सेलरेशन कैसे उस पर लगता है, उसको डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, ध्यान क्या रखिएगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में दो टाइप का एक्सेलरेशन उस पर इम्पार्ट करता है। पहला एक्सेलरेशन क्या होगा, जो सेंटर की तरफ लगेगा। पहला एक्सेलरेशन क्या होगा, जो सेंटर की तरफ लगेगा। तो सेंटर की तरफ लगने वाले एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। सेंटर की तरफ है तो नाम से ही लग रहा है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, तो सेंटर की तरफ लग रहा है ये। दूसरा है वो ऑब्जेक्ट, एक तो ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो सर्कल में मूव कर रहा है तो इसमें सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लग रहा है सेंटर की ओर। दूसरा क्या है, सेंटर में तो मूव कर ही रहा है गोल गोल, आगे भी तो बढ़ रहा है ना। जब आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ रहा है तो वो एक्सेलरेशन क्या कौन सा लगेगा, तो उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है टेंजेंट के अलोंग है। ये जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल। समझ में आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जी हर पॉइंट पे क्या होगा, ये एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लगेगा जो सेंटर की तरफ होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा जो टेंजेंट के लंब होगा। अब दोनों का काम क्या है, अब देखिए जो टेंजेंशियल है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर में वेलोसिटी लाता है। ये क्या है, ये वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएगा। और दूसरा क्या है कि जो सेंट्रीपेटल है, जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, इसका काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाना, सर्कल में घुमाना है ना। मूव्स अराउंड ए सेंटर, तो क्या होगा, इस सेंटर के लॉन्ग ऐसे ऐसे पूरा घुमाएगा। तो सर्कुलर पाथ में मोशन के लिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जरूरी है, और उसको जो है टेंजेंट के लॉन्ग मूव करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जरूरी है। बस समझ में आ गया। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, स्पीड इसका कांस्टेंट है। तो जब स्पीड इसका कांस्टेंट है तो उस समय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा उस टाइम पे, जीरो होगा। कारण क्या है कि स्पीड उस कंडीशन पे कांस्टेंट है। बात समझ आ रहा है। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट है। एंड जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे है ना। मान लेते हैं कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है, तो मान लेते हैं कि अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या हो रहा है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो है, क्योंकि उस कंडीशन पे क्या है, इसका स्पीड जीरो है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा वो। लेकिन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ होगा, अल्फा मीटर पर सेकंड कुछ ना कुछ होगा। एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा, और साथ में सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ये भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इसमें स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट यहाँ पे नहीं होता है। बस में आ गया यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यदि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पोजीशन ए पे है, यहाँ से घूम करके एक नया पोजीशन जो है वो बी पे आ गया, बी पे आ गया। अब देखिएगा ए पे था और ये बी पे आ गया, तो यहाँ पे दो चीज समझना है। पहला है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जिस रास्ते पे वो चल रहा है ना, तो क्या है कि जिस रास्ते पे जा रहा है तो उस रास्ते के अलोंग अगर हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो उसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस सेंटर से जो है कितना एंगल रोटेट किया। जैसे यहाँ पे था, अगर वो ऑब्जेक्ट घूम करके वो यहाँ पे आ गया, तो क्या लग रहा है हमको, यहाँ से घूम के यहाँ पे आ रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल रोटेट कर रहा है। तो एंगल का डिफिनीशन ही होता है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ रे
फ्रॉम इस इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन या फिर टर्मिनल पोजीशन। दोबारा बता रहे हैं, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल। तो एंगल क्या है? वो अमाउंट ऑफ रोटेशन है। अब वो क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि वो कितना डिग्री एंगल वो आगे बढ़ा है, कितना डिग्री एंगल आगे बढ़ा है, किसके रिस्पेक्ट में? तो सेंटर के रिस्पेक्ट में। इस सेंटर से रिस्पेक्ट में ये पहले ओ पे था, यहाँ से यहाँ आ गया तो कितना ये वेरी किया, ये कितना घूमा, ये तो यहाँ से यहाँ घूमा, इसी को हम बोलते हैं थीटा, है ना। तो ये थीटा एंगल से घूम रहा है। इसका मतलब है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, हम लोग एस वाला पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, जहाँ पढ़े थे वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस होता है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल के फॉर्म में होता है ना। समझ में आ गया अपना? यहाँ पे क्या होगा? थीटा के रूप में होगा। समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय ए पार्टिकल ऑन द सेंटर। बस सिंपल सा है यहाँ पे, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल ऑन सेंटर। सेंटर पे एंगल कितना डिस्क्राइब हो रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के जाने तक, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग लिखते हैं किससे? तो थीटा से। ध्यान रखिएगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबल इसका क्या होगा? सिंबल समझिए, सिंबल सीधा इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा? थीटा होगा। क्या होगा? थीटा होगा। अब देखिए, लीनियर जब होता है तो उसको हम लोग एसआई यूनिट मीटर होता है, लेकिन जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है तो इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ध्यान रखिएगा, एंगल का एसआई यूनिट डिग्री नहीं होता है, उसका एसआई यूनिट रेडियन होता है। कितना होता है? रेडियन होता है ये, है ना। और जब पूरा एक चक्कर पूरा लगाता है तो ये जो एंगल है ना वो 2 पाई के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये? तो 2 पाई रेडियन जो है, अब 2 पाई एक बार पूरा घूम जाएगा तो 2 पाई रेडियन बनाता है। आप लोगों को पहले से पता है कि सेंटर पे एंगल कितना बनता है पूरा मिला के? 360 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के ये बराबर होता है। तो पाई का मान कितना आ जाएगा? 360/2 इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पाई का मान है 100 और 180 डिग्री, ये दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर। बात समझ में आ गया? तो जो पाई का मान है 100 और 180 डिग्री का मान है 100, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? रेडियन में हो गया ये। क्लियर है ना ये? अगर कोई पूछेगा कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, ये लिख देते हैं एक रेडियन। देखिए रेडियन को क्या है, जनरली हम लोग ऊपर में 1 लिख करके ऊपर में सी लगा देते हैं। कोई भी अगर एंगल अगर रेडियन में होगा तो रेडियन के ऊपर में यहाँ पे क्या लगा देते हैं? सी लगा देते हैं। तो एक रेडियन में जो है एक रेडियन में 57.3 डिग्री के अप्रोक्स में होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान रखिएगा इतना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब आगे पढ़ते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, वो समझते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए, जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी होता है उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी भी होता है ना। यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट, सॉरी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि होता है लीनियर वेलोसिटी में बोलते हैं हम लोग क्या कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो बोलते हैं कि चेंज डिस्प्लेसमेंट बाई हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई हम लोग बोलते हैं टाइम। तो इसी तरीके से यहाँ भी होता है एंगुलर वेलोसिटी में, है ना। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जैसे कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है ना। तो ये इसमें होता है यहाँ पे। तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, एंगुलर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, लीनियर वेलोसिटी को v से लिखते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। क्लियर है? तो ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन
डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, यही ना होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, या उसी को बोलते हैं। देखिए डब्लू को ओमेगा जो लिखते हैं ना, डब्लू को ऐसे राउंड कर देंगे तो इसी को ओमेगा बोलते हैं। क्या बन जाएगा ये, डेल थीटा बाई डेल टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, मतलब टाइम टेकन। ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया। आगे एंगुलर एक्सेलरेशन, जिस तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग ए से लिखते हैं ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं अल्फा से। किससे लिखते हैं हम लोग, अल्फा से लिखते हैं। बात दोनों सेम ही चीज़ है, यहाँ पे अल्फा लिखते हैं, वहाँ पे ए लिखते हैं। तो देखिए अब एक्सेलरेशन का क्या डिफिनेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, मतलब टाइम डिफरेंस। तो देखिए अल्फा इजकल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी है, जिस समय हम लोग लीनियर वाले में करते थे, इनिशियल स्पीड को बोलते थे u और फाइनल को बोलते थे v। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल को बोलेंगे ओमेगा 1 और फाइनल को बोलेंगे ओमेगा 2। तो चेंज कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, तो t2 माइनस t1 बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या हम लोग उसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि डेल ओमेगा बाय डेल टी, दोनों बात बराबर होगा, ठीक है। या फिर इसी को लिख सकते हैं क्या, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टाइम, t2 माइनस t1 को मान लेते हैं टाइम के बराबर में है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा इजकल टू डेल ओमेगा बाई डेल टी, मतलब वही हो गया वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस बाई टाइम टेकन, या वही हो गया एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंस बाई टाइम टेकन, दोनों बात बराबर हो गया। अब आगे हम लोग का है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। देखिए अब एंगुलर वेलोसिटी डब्ल्यू और लीनियर वेलोसिटी सॉरी ओमेगा एंड वी, इस दोनों में ना एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है कि लीनियर वेलोसिटी जो है रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। v इजकल टू आर ओमेगा, है ना, v इजकल टू आर ओमेगा इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, v इजकल टू आर ओमेगा। तो v इजकल टू आर ओमेगा, इसको ध्यान रखिएगा, लीनियर वेलोसिटी इजकल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है ना, इस फार्मूला को सिर्फ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और लीनियर एक्सेलरेशन ए के बीच में क्या रिलेशन होगा। जिस तरीके से यहाँ पे था लीनियर इजकल टू आर इंटू एंगुलर किए थे, उस तरीके से सेम यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे, लीनियर इजकल टू आर इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए तो क्या दोनों सेम सेम है कि अलग अलग है। देखिए लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस, वो रेडियस है यार, रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ भी देखिए लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, दोनों फार्मूला क्या है, लगभग लगभग एक ही पैटर्न पे है ये, दोनों को एक साथ ध्यान रखिएगा। क्या याद कीजिएगा, देखिए बार v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, इसको 10 बार अगर पढ़िएगा याद हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू यहाँ पे a इक्वल टू आर अल्फा, तो सिर्फ उसको याद रखिएगा, उससे हमारा ये बन जाएगा, ये है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग जो है निकालते हैं हम लोग कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में सर्कल में मूव कर रहा है, यदि एक बार घूमता है, तो मान के चलते हैं कि एक बार पूरा घूमने में समय कितना लगा उसका, तो इसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में समय कितना लगा है, टी लगा है, वो हो गया हमारा टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब है कि यदि हम लोगों को निकालना है कि इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी कितना है, कि अगर एक चक्कर पूरा लगा रहा है, एक चक्कर लगाने में समय कितना लग रहा है, टी लग रहा है। तो देखिए जब ये एक चक्कर पूरा लगा लिया, ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट पहले कुछ देर पहले बताया है, जब ये एक चक्कर पूरा लगाएगा, बताइए तो एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो कितना एंगल बनेगा ये, अगर डिग्री में बोलेंगे तो 360 डिग्री ना, यदि हम रेडियन में बोलेंगे तो क्या बताए थे अभी यहाँ पे 2 पाई रेडियन बोले थे ना, कि 2 पाई 360 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अगर ये एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, अगर 1 रिवॉल्यूशन अगर हो रहा है, तो टाइम पीरियड अगर टी मान रहे हैं, तो इस कंडीशन पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पे बात करें एंगुलर का, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 पाई है ना यहाँ पे, और टाइम पीरियड क्या है, टी है ना यहाँ पे। जरा बताइएगा कि एंगुलर वेलोसिटी अगर हम लोग निकालेंगे, देखिएगा जरा सा, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होता है ना। अब देखिएगा एक बार पूरा घूमने में डिस्प्लेसमेंट कितना लग रहा है, 2 पाई लग रहा है ना,
और टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है ना, तो क्या एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिखते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हम लोग लिख सकते हैं ना 2π/t। अब समझ में आया फार्मूला कहाँ से आया है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t कहाँ से आया है कि 2π क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक बार पूरा घूमेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। और टाइम पीरियड कितना लग रहा है टी, हम लोग मान के चलते हैं ये, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट है 2π, टाइम है टी, तो क्या बनेंगे ओमेगा इक्वल टू 2π/t। अब देखिए आप लोग जो है फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है ये कि टाइम पीरियड जो है फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों बराबर होता है। एन अगर उसका फ्रीक्वेंसी है, एन अगर उसका फ्रीक्वेंसी है, टी उसका टाइम टेकन है, तो टी इक्वल टू 1/n के बराबर होता है। और एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बोलिए या इसी को बोलिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, है ना। और ये टाइम के इन्वर्सली होता है, टी इक्वल टू 1/n के बराबर होता है। अब जरा देखिएगा टी इक्वल टू 1/n है, तो टी के जगह पे क्या हम ऐसा रखेंगे, टी के जगह पे यदि हम 1/n रखेंगे, क्या ये n ऊपर चला जाएगा, क्या बन गया हमारे पास फार्मूला, ओमेगा इक्वल टू 2πn। देखिए तो ये फार्मूला हमारे पास आया ना, ओमेगा इक्वल टू 2πn। अब समझ में आया कि n कहाँ से आया, क्योंकि n के जगह पे 1/t रखेंगे या फिर t के जगह पे 1/n रखेंगे, दोनों बात बराबर है। तो ओमेगा इक्वल टू 2πn बोलिए तब, या ओमेगा इक्वल टू 2π/t बोलिए तब, दोनों बात क्या है, बराबर है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर है, सर्कल में अगर मोशन कर रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं अल्फा से बोलते हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अल्फा जो है, ये v² के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो अल्फा है वो v² के बराबर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू v² होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू v² होगा, जरा बताइएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू उसका एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो है सर्कल में मूव कर रहा है, तो हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, अगर कोई m मास का ऑब्जेक्ट अगर घूम रहा है, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m इसका मास है, m kg इसका मास है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पहली बात तो हो जाएगा मास, दूसरा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है v²/r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बोलेंगे F इंटू सी, F और C का मतलब होता है सेंट्रीपिटल, F का मतलब होता है फोर्स, M और अल्फा का मतलब क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू क्या है v²/r। तो F सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू फार्मूला बन गया mv²/r। देखिए तो क्या समझ में आया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या बन गया, mv²/r, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v²/r। तो जब एक्सेलरेशन का जगह पे इसको रखेंगे, FC क्या बन जाएगा, mv²/r। समझ में आ गई बात यहाँ पे ना। तो जितने भी यहाँ फार्मूला बताए हैं, ओमेगा, अल्फा, भी, यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन का फार्मूला बताए हैं, यहाँ ओमेगा का बताए हैं, यहाँ पे अल्फा का बताए हैं, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का बताए हैं। ये जितने भी जो फार्मूलाज हैं, इस सारे फार्मूला को आप जो है ना ध्यान में रखिएगा, है ना। और ये सब जो फार्मूला बताए हैं, एक्चुअली में ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमको इसलिए पढ़ना होता है, मैक्सिमम क्या लगभग सारा क्वेश्चन इसी में पढ़ना होता है हम लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, है ना।
तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे इक्वेशन ऑफ मोशन, लीनियर मोशन में हम लोग पढ़े थे, उस मोशन को हम लोग कैसे यूज करते हैं सर्कुलर मोशन में, उसको हम लोग समझते हैं आज। अब देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले जो लीनियर मोशन हो रहा था, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा था, उसमें क्या क्या पढ़े थे हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले पढ़े थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा क्या पढ़े थे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके बाद कुछ और भी होते हैं इस तीनों के अलावा। इस तीनों के अलावा और भी होता है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला था v1 प्लस v2/2 इंटू टाइम टेकन। ये अलग से फॉर्मूला था ये, कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है लीनियर डिस्प्लेसमेंट v1 प्लस v2/2 इंटू टाइम। उसके बाद यदि हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना था तो ये होता है v1 प्लस v2/2, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2/2 और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम टेकन पढ़ना होता है। ये जो इक्वेशन है, सारा का सारा जो इक्वेशन है हमारा लीनियर जब मोशन हो रहा था उसमें था। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, जब एंगुलर मोशन हो रहा है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, देखिएगा यहाँ पे कि u जो है, u को बोलते हैं इनिशियल स्पीड। यहाँ पे हम लोग u के जगह पे चेंज करेंगे क्या, ω1, इसको बोलेंगे इनिशियल स्पीड। जो v लिखा हुआ है ये होता है फाइनल स्पीड, यहाँ पे चेंज करेंगे किससे, ω2 से चेंज करेंगे। क्लियर है ये। उसके बाद जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेंगे थीटा से चेंज करेंगे। उसके बाद जो एक्सेलरेशन है ये है लीनियर एक्सेलरेशन, इसको चेंज करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो ए को चेंज करेंगे अल्फा से हम लोग चेंज करेंगे। क्लियर है ये। और टाइम जो है वो टाइम के रूप में रहेगा, टाइम में कोई पाबंदी नहीं है हमारा, ठीक है। जो हमारा v एवरेज है उसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें, ओमेगा एवरेज से। क्लियर है ये इसका चेंजेज है। अब देखते हैं सारा हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। अब सर्कुलर मोशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा, सबसे पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v का मतलब होता है फाइनल, तो क्या लिखेंगे, ω2। ω2 इक्वल टू ω1 प्लस अल्फा इंटू टी। देखिएगा इसको मिला कर देखिए, v के जगह पे ω2, u के जगह पे ω1 और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और टाइम की जगह पे टाइम होगा। दूसरा वाला मिलाइएगा। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। s इक्वल टू यू टी, तो ω1 इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर। देखिएगा क्या दोनों दोनों सेम सेम है कि नहीं सेम है। चलिए तीसरा देखिए, v स्क्वायर है, v मतलब फाइनल स्पीड है, तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल ω2 होगा। तो ω2 इक्वल टू ω2 का स्क्वायर इक्वल टू ω1 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। देखिएगा ए के जगह पे अल्फा हो गया, और एस का मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके जगह पे क्या लिखाएगा, थीटा लिखाएगा ये। चलिए अब आगे जो है एक दो फार्मूला और है उसको भी देख लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू एवरेज वहाँ पे वेलोसिटी लिखा हुआ है v1 प्लस v2/2, एवरेज यहाँ पे क्या होगा, ω1 इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, ω1 प्लस ω2/2 इंटू टाइम। क्लियर है ये। एंड एवरेज जो स्पीड है वेलोसिटी है यहाँ पे एंगुलर में क्या होगा, एंगुलर में ओमेगा एवरेज इक्वल टू ω1 प्लस ω2/2। देखिए तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सेम सेम दोनों है, एग्जैक्ट दोनों सेम ही है ना। सिर्फ करना है कि u के जगह पे ω1, v के जगह पे ω2, s के जगह पे थीटा, a के जगह पे अल्फा, t के जगह पे t रहेगा, v एवरेज की जगह पे क्या होगा, ओमेगा एवरेज होगा। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। ये जब ये समझ में आ गया, इसको आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, ज़्यादा अच्छे से हम लोग को समझ में। तो हम लोग जो है थ्योरी पूरा ख़त्म कर लिए, सर्कुलर मोशन पढ़ लिए हम लोग। तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके रिगार्डिंग, ताकि हमारा जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये। चलिए अब देखिए कुछ सवाल है ना, 5 सवाल हम ले रहे हैं, इस 5 क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग जो भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी जो क्वेश्चन होंगे करेंगे, तो हमारा कंसेप्ट और साथ में आपका भी कंसेप्ट क्या होगा, काफ़ी क्लियर हो जाएगा ये। अब देखिए पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल क्या बोल रहा है, एन एथलीट
एथलीट मतलब कि जो धावक होता है उसको एथलीट बोला जाता है। इज रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक के लॉन्ग वो रनिंग कर रहा है जिसका रेडियस दे रखा है 200 मीटर। मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके का कोई सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस जो है वो 200 मीटर के बराबर में दे रखा है। इफ द एथलीट कंप्लीट 1 लैप इन द 50 सेकेंड, तो क्या बोल रहा है कि अगर वो एथलीट यहाँ से स्टार्ट करता है ना, इस पर मूव कर रहा है, तो एक बार पूरा घूम करके वापस यहीं पे आने पे कितना समय लग रहा है, 50 सेकेंड लग रहा है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिए हुए हैं कि सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस किसके बराबर में दे रखा है, 200 मीटर के बराबर में दे रखा है। रेडियस हो गया 200 मीटर। इसका टाइम पीरियड, एक बार रोटेट करने में, एक बार घूमने में जितना समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है इसका, टाइम पीरियड है इसका 50 सेकेंड है। ये क्लियर है। ये अब बोला है क्या कि इसका स्पीड बताइए क्या होगा। अब देखिए, एक बार जब कंप्लीट रोटेशन करता है तो उस कंडीशन पे जो स्पीड है, स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से घूम करके यहाँ तक आएगा, तो एक बार घूमेगा तो सरकमफ्रेंस जो भी होगा सर्कल का उतना ही डिस्टेंस होगा उसका। तो 2 पाई आर डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर, और टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकेंड लग रहा है। और समझ गया ना, 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया 50। तो डिस्टेंस बटा टाइम को ही क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है ना। डिस्टेंस बाई टाइम, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 इंटू 22/7। हमारा जो मीटर में जो रेडियस दे रखा है वो 200 मीटर दे रखा है, बाई 50। अब देखिएगा 50 से जो है ये 4 बार में कट जाएगा, 54 जा 200 हो गया। इसको हम लोग काटेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17 बटा 7 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, 7 2 जा 14, 3 16 36 आ जाएगा, 7 5 35 हो गया, 1 0 1 आ गया, फिर 3 0 7 28 25.14 मीटर पर सेकेंड, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गया ना। ये स्पीड निकालने के फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ सेम मास। देखिए 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्टिकल कितना है, 2 पार्टिकल है, साथ में दोनों का मास क्या है, सेम मास है, और रेडियस का जो रेशियो है वो 6:8 है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट इस पाथ पे है और एक ऑब्जेक्ट इस पाथ पे है, और दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है। पहला वाले का मान लेते हैं R1 है, तो दूसरे वाले का बोला है R2 है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर ऑब्जेक्ट अगर फर्स्ट है, इसका मास जो भी है, अगर मान के चलिए m है, इसका भी मास क्या है, m है। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का मास क्या है, सेम है, लेकिन द रेडियस का जो रेशियो है वो कितना है, 6:8 के बराबर में है। तो क्या क्या दिया है, पहली बात, दोनों का जो रेडियस का रेशियो है वो 6:8 है, और पहला का मास m1 है, दूसरा का अगर m2 है मान के चलिए, तो m1 और m2 बराबर है। इसको मान लेते हैं कि m, दोनों को मान लिया सेम कि क्या है, a मास के बराबर है। फिर क्या बोला है, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी रेशियो। देखिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, इफ दे हैव द सेम सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना। क्या बोल रहा है इस पे, इस सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों का बराबर है। अब देखिए पहला ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में घूम रहा है, सेंटर की ओर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा, इसको मान लेते हैं F1, इसमें लगेगा सेंट्रीपेटल फोर्स, इसको मान लेते हैं F2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, दोनों का सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, बराबर है। अब देखिए F1 = F2 दे रखा है। अब देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, mv²/r, mv²/r। तो पहला ऑब्जेक्ट का मास m1, तो पहला ऑब्जेक्ट का स्पीड v1, mv², पहला ऑब्जेक्ट का रेडियस r1, mv²/r, दूसरा का क्या हो जाएगा, m2 v2²/r2। यही ना होता है फार्मूला सेंट्रीपेटल फोर्स का। अब यहाँ पर देखिए दोनों का मास क्या है, बराबर है, तो दोनों का मास बराबर है तो m1 से m2 कट जाएगा ना, क्योंकि दोनों का मास बराबर है। अब यहाँ पे रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो v2 लिखा हुआ है इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो v1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर, ये r1 ऊपर जाएगा तो r1/r2। अब देखिएगा कि r1/r2 का रेशियो कितना दे रखा है, 6/8 दे रखा है ना, तो 6/8 हो गया। अब आगे देखिएगा यहाँ पे v1/v2 है, दोनों का स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, √6/√8। क्या ये बनेगा, ये √6/√8। अब यहाँ पर देखिएगा कि v1 = v2,
इसका जो रेशियो आएगा स्क्वायर रूट 6 तो कटेगा नहीं, ये तो उसी में रह जाएगा। स्क्वायर रूट जो 8 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 2, टू रूट 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2 रूट 2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब जो वेलोसिटी का रेशियो हो गया वो रूट 6 इज टू 2 रूट 2 हो गया। आई बात समझ में यहाँ पे। तो देखिए कैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किए हम लोग, फार्मूला यूज किए, जिसे हम लोग निकाले। इसके पहले वाले में हम लोग क्या किए थे कि जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसमें मैं स्पीड कैसे निकालते हैं फार्मूला का, उसमें वो वाला फार्मूला हम लोग यूज किए। आई होप ये समझ में आया होगा ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम लिखा हुआ है यहाँ पे 3120 आरपीएम। मतलब इसका जो एंगुलर स्पीड है वो 1200 आरपीएम से कितना हो जा रहा है, 3120 आरपीएम हो जा रहा है। और कितना सेकेंड में हो रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 16 सेकेंड में हो रहा है। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा वो निकालिए। अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, यहाँ एंगुलर लिखा हुआ है, नॉर्मल समझिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन निकालते हैं हम लोग। जब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो चेंज इन एंगुलर स्पीड होगा, बस में आ गया। वहाँ पे हम लोग नॉर्मल में लीनियर निकालते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर होगा। तो चेंज इन एंगुलर स्पीड बाय टाइम टेकन कितना, तो फर्स्ट वाले के लिए जो N1 है कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा ना यहाँ से, 20 बार में कट जाएगा, तो 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। तो देखिएगा, तो ओमेगा वन का मतलब क्या होता है, इनिशियल एंगुलर स्पीड। अब देखिए तो क्या इसका फार्मूला होता है ना 2πn, हम बताए थे, कॉपी निकाल के आप देख लीजिएगा, 2πn बताए थे यहाँ पे। तो फर्स्ट वाले के लिए निकालेंगे तो 2π1 होगा, तो 2π इंटू n का मान कितना है 20 है, तो कितना आ गया ये 40π हमारा आ गया, है ना। कितना आ गया हमारा 40π हो गया। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा। उसके बाद फिर से N2 कितना दे रखा है, 3120 आरपीएम दे रखा है। तो आरपीएम का मतलब क्या होता है, मिनट में दिया हुआ है। यदि हम लोग इसको चेंज करेंगे किस में, सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 3120 गुने क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 5 जा 30, 6 2 जा 30, 6 2 जा 12, ये आ गया हमारा 52π आ गया ना। कितना आ गया 52π, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो हमारा N2 का मान निकल गया, ये हमारा किस में आएगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड में आ गया। तो हम लोग किसका मान निकालेंगे, सॉरी एक मिनट, 52 आरपीएस ना। तो ओमेगा 2 का मान निकालेंगे, ओमेगा 2 कितना होगा 2πN2 होगा। जब 2πN2 करेंगे तो 2π और N2 का मान कितना है 52 है, कितना है हमारा ये 52 है। तो 52 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 5 2 जा 13, ये 104π इतना आ गया। क्लियर है ये। तो ये हमारा रेडियन पर सेकेंड में ये भी आएगा, ये भी हमारा किस में आएगा, रेडियन पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि एंगुलर स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया, हमारा जो इनिशियल और फाइनल स्पीड आ चुका है, टाइम दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका फार्मूला क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से लिखते हैं, क्या होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई टाइम टेकन। और ओमेगा 2 कितना है 104π, ओमेगा 1 कितना है 40π लिखा हुआ है, तो 40π अब बाई टाइम कितना लिखा हुआ है 16। क्लियर है। इसको माइनस करेंगे, 40 घटेगा तो कितना आएगा ये 64 आएगा, 64π बाई 16 आएगा, 16 से कट जाएगा 4 बार में, तो कितना आ जाएगा 4π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में पाई के रूप में रहेगा तो 4π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यदि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये रख करके आएगा, ऑप्शन जैसा रहेगा उसी अकॉर्डिंग करेंगे। अब समझ में आ गया ना, ये क्लियर है ये। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा था, फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या निकाले, इसका एंगुलर स्पीड निकाले, इनिशियल फाइनल निकाले, फिर यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर स्पीड बटा टाइम टेकन। यहाँ से हम लोग क्या निकालिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है वो आ गया हमारा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक कार वेगिंग 200 kg, कार का वजन कितना है 200 kg दे रखा है,
और ये जो कार है ट्रेवल कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस कितना दे रखा है 100 मीटर दे रखा है। अब बोल क्या रहा है, इफ़ द कार्स स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड, यदि उस कार का स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट इन द सर्कल, कितना सेंट्रीपेटल फोर्स इसको जरूरत होगा ताकि वो सर्कल में मोशन कर सकेगा। अब देखिए सर्कल में वो मोशन कर पाता है तो पता है कि सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं। अब सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा तभी जाकर के सर्कल में मूव करेगा, अगर ये फोर्स नहीं लगेगा तो ये मोशन नहीं करेगा। जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमता है तो कहीं ना कहीं सन और अर्थ के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, एंड उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा होता है ना। तो यहाँ भी सेम चीज़ वही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मास क्या दे रखा है, मास दे रखा है इसमें 200 kg, ठीक है। इसका रेडियस दे रखा है 100 मीटर, एंड इसका जो स्पीड दे रखा है वो कितना दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फार्मूला होता है, देखिए आप लोग जानते हैं भी होइएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r, mv²/r। अब देखिए मास का वैल्यू दे रखा है 200 kg, पुट करेंगे, v का मान कितना है 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो v² हो गया, सॉरी v का मान दे रखा है 25 दे रखा है तो 25 × 25 हो गया, और जो रेडियस का मान दे रखा है वो 100 दे रखा है। हम लोग इसको काटेंगे, 25 से कटेगा 4 बार में कटेगा, ये क्लियर है, ये कटेगा 50, ठीक है 50 टर्म्स में कटेगा। गुना करेंगे 50 से 25 में तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 125, कितना आएगा ये हमारा 1250 न्यूटन, कितना आ गया ये 1250 न्यूटन। यही सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर लगेगा, जिसके कारण वो सर्कल में मूव कर पाएगा। क्लियर है ये? तो आई होप ये समझ में आया होगा ये। तो आज हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन के बाद जितने भी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने कुछ सवाल भी किए, है ना, मैंने इसको सॉल्यूशन ही बताया। तो आज जो है हमारा क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 जो मोशन है आज ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग अगर हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए एंड पार्ट 1 से लेकर के पूरे पार्ट को आप अच्छे से देखिए, उसका नोट्स बनाइए, और आज जो मैंने पढ़ाया है उसका भी आप नोट्स बनाइए। केमिस्ट्री का वीडियो भी अपलोड है, आप केमिस्ट्री भी वीडियो भी देख लीजिएगा, फिजिक्स का भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा फिजिक्स ही रहेगा, कंटिन्यू करेंगे, फिजिक्स चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द ही वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।